Dear students, Assalamu alaikum. I welcome you all in exams focus revision session August 2022. Today we are conducting the 4 of total 5 sessions on CAF 2 tax practices. The timing of today's session would be from 9:40 a.m. to 12:45 p.m. with break of 15 minutes. These sessions can be attended in person at ICAP House Lahore. The students of other cities and abroad can join us using ICAP Students Facebook page, which is icap.ca students. The students on Facebook page can ask their questions in comments section. The material being used today will be available through a link in comments section of the video of this session on our Facebook page. This link will be pinned so that students can find it easily. We are lucky enough that we have Mr. Ali Imran with us for this session. His teaching experience of 8 years. He started working as a CFO in pharmaceutical sector, but soon he realized that teaching is his passion. Hence, he adopted his passion as his profession. His areas of interest are business law, taxation, audit, and corporate laws. One of the most passionate teachers in CA fraternity. Please welcome Mr. Ali Imran. Thank you for the introduction, sir. सर हम ना अपना वक्त ज़ाया किए बगैर शुरू कर देते हैं फॉर्मेट. ध्यान से समझिएगा, एक एक बात मैं फॉर्मेट में जो आनी है वो बता रहा हूँ. आज का जो हमारी क्लास है, सेशन जो है, लास्ट अटेम्प्ट में 36 मार्क्स का पेपर जो आया है वो मैं आज के दिन करवा रहा हूँ. आप लोगों को सवाल पूरे करवाऊँगा. बिजनेस का न्यूमेरिकल जो पिछली अटेम्प्ट में है मैं यहाँ पर कराऊँगा आपको. सैलरी का न्यूमेरिकल जो पिछली अटेम्प्ट में है 36 मार्क्स का पेपर मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी इंशाल्लाह आज के दिन में हम कर रहे होंगे. और एक न्यूमेरिकल में अक्सर इतना कुछ पूछा होता है कि अब वो आपकी पूरी सैलरी की नॉलेज और आपका जो है वो बिज़नेस की नॉलेज को टेस्ट कर लेते हैं. तो एक टारगेट मेन ये है. दूसरे नंबर पे ऑटम 14 से लेके आज तक जितनी एडजस्टमेंट्स आई हैं उसमें से ज़्यादातर एडजस्टमेंट रिपीट हो रही हैं, लेकिन हम सारी एडजस्टमेंट्स को डिस्कस कर रहे होंगे. तो आज का दिन बड़ा कीमती है और मैंने इसके लिए काफ़ी तैयारी भी की है ताकि आप लोगों को मैं वो सारी चीज़ें जो ऑटम 14 से लेके अब तक न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से आई हैं वो आपको समझा दूँ, सिखा दूँ, बता दूँ. सर शुरू हमने फॉर्मेट से करना है. शुरू करते हैं सर. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. सर जी आपको सवाल जब आएगा तो कोई भी XYZ नाम होगा. लेट्स से XYZ इज द नेम ऑफ द जिसकी हमने कंप्यूटेशन करनी है. दूसरे नंबर पे जब हम लिखते हैं कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, टैक्सेबल इनकम, नॉर्मली याद रखिएगा आपने रिक्वायरमेंट वाली लाइन बड़ी ध्यान से पढ़नी होती है. और मैं न्यूमेरिकल की करते हुए सबसे पहली बात ये बताता हूँ कि आप पूरा न्यूमेरिकल पढ़ने से भी पहले एक बार जल्दी से गो थ्रू कर लीजिए कोई भी न्यूमेरिकल जो भी आया हुआ कि यार रिक्वायरमेंट क्या है. अगर रिक्वायरमेंट टोटल इनकम है या टैक्सेबल इनकम है या टैक्स पेबल है, क्या है, जो रिक्वायरमेंट है उसकी हेडिंग दीजिए. यहाँ भी लिखेंगे हम कंप्यूटेशन ऑफ लेट्स से टोटल इनकम, टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी. फॉर्मेट आप साथ साथ नोट करना चाहें नोट कर लीजिए. ये जो आपकी स्क्रीन पे सामने आ रहा है इंशाल्लाह सेशन के बाद इसकी PDF आप लोगों के साथ शेयर कर दी जाएगी उस मटेरियल के साथ जो आपके साथ फेसबुक पे शेयर हो रहा है. अच्छा जी, कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, टैक्सेबल इनकम और टैक्स लायबिलिटी. और यहाँ पर फिर उसके बाद आ जाता है टैक्स पीरियड या टैक्स ईयर. हम एक्सपेक्ट यही कर रहे हैं कि आपको जो सवाल पेपर में आएगा उसमें टैक्स ईयर 2022 लिखा होगा, 2022 होगा.
अच्छा जी, ये करने के बाद फिर आपने सवाल या सैलरी का होगा या बिजनेस का होगा, और ज़रूरी नहीं कि यही दो ही हेड्स ऑफ इनकम ही पूछे गए हों, मगर हम आम तौर पे कैटेगराइज इस तरह कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ बंदा नौकरी कर रहा होता है या कारोबार कर रहा होता है नॉर्मली। लें सर, हमने इसको इस तरह से सवाल शुरू करना होता है, सैलरी, और अगर कोई और हेड्स ऑफ इनकम हैं तो वो भी प्लेस कर देंगे। सैलरी होगा या बिजनेस होगा या प्रॉपर्टी होगा या कैपिटल गेन होगा या इनकम फ्रॉम अदर सोर्स होगा, जो भी बहरहाल हेड ऑफ इनकम होगा वो आप प्लेस कर देंगे। अच्छा, फिर उसके बाद हेड ऑफ इनकम में जो जो चीज़ें हैं उसको प्लेस कर दिया। उसके बाद आप लिख देंगे FTR इनकम। उसके बाद आप लिख देंगे एग्जेम्प्ट इनकम। सर, FTR इनकम भी आ गई और एग्जेम्प्ट इनकम भी आ गई। ये सारी तरह की इनकम आप देखिए, सेपरेट ब्लॉक आइटम अगर होगी तो वो हेड ऑफ इनकम के अंदर ही फॉल कर रही होगी, यस और नो। तो जब मैंने सेपरेट ब्लॉक आइटम लिखी वो भी हेड ऑफ इनकम के अंदर आ गई। NTR इनकम तो होती ही हेड ऑफ इनकम के अंदर है। उसके अलावा FTR इनकम भी लिख दी, एग्जेम्प्ट इनकम भी लिख दी। यहां पर ये आ जाएगी टोटल इनकम। बस एक बात अपने जहन में बिठा लीजिए, टोटल इनकम का मतलब है सारी इनकम। उसमें एग्रीकल्चर इनकम भी शामिल होती है सर, वो तो एग्जेम्प्ट होती है भाई, वो भी आएगी। उसमें डिविडेंड इनकम भी शामिल होती है सर, वो तो FTR होता है भाई, वो भी आएगा। उसमें सैलरी इनकम भी शामिल होती है सर, वो तो NTR होता है, वो भी आएगा। उसमें टर्मिनेशन बेनिफिट भी शामिल होता है सर, वो तो सेपरेट ब्लॉक आइटम होती है, वो भी आएगा। सारी इनकम को टोटल करेंगे तो टोटल इनकम आएगी। सर, टोटल इनकम में आपने शो करना है कि इस बंदे ने कमाया कितना। उसके बाद अब आप आ जाएं वापसी की तरफ। आपने सेपरेट ब्लॉक आइटम से जो इनकम है वो लेस करनी है। FTR जो इनकम है वो लेस करनी है, और एग्जेम्प्ट जो इनकम है वो लेस करनी है। ये तीनों चीजें आपने लेस कर देनी है। फिर आपके पास आ जाएगी टैक्सेबल इनकम। ये टैक्सेबल इनकम से एक स्टेप पीछे, ये आपके पास इनकम आ जाएगी। इस इनकम में आपने जब डिडक्टेबल अलाउंस लेस किए ना, तो फिर आपकी ये बनेगी टैक्सेबल इनकम। मैं आपको 2-3 बातें याद करवाता चलूं। सेपरेट ब्लॉक आइटम में कौन कौन सी चीजें होंगी, अगर हम इसको कलर चेंज करके बता पाए। थैंक यू। सेपरेट ब्लॉक आइटम में कौन कौन सी चीजें होंगी सर? टर्मिनेशन बेनिफिट हो सकता है, यस और नो। सर, अनअप्रूव्ड ग्रेच्युटी भी हो सकता है। उसके बाद प्रॉफिट ऑन डेट भी हो सकता है। उसके बाद गेन ऑन सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी भी हो सकता है, या
गेन ऑन सेल ऑफ सिक्योरिटीज भी हो सकती है। सर जी सेपरेट ब्लॉक आइटम में यही 5 चीजें थी, यस और नो? आपको मैंने बता दी। लिस्ट इसलिए लिस्ट डाउन करवा रहा हूं कि आप लोगों का जहन जो है उसमें ये चीज़ें आ जाएं। छठी कोई चीज़ नहीं है, आएगी आपको पता होगा जनाब ये सेपरेट ब्लॉक। सर एफटीआर में क्या क्या आ जाना है? सर एफटीआर में मेनली आपका डिविडेंड आ जाएगा, या आपने पेमेंट किसी नॉन रेजिडेंट को की होगी जिस पर आपने टैक्स काटना होगा, टैक्स काट के पेमेंट करनी होगी। ठीक हो गया? इस केस में टैक्स काट के पेमेंट मिलती है। अगर आपके लिए वो इनकम है तो यकीनन वो एफटीआर इनकम में फॉल करेगी। अच्छा, बहुत रेगुलरली एफटीआर इनकम जो वो पूछता है ना सर, वो एक ही पूछता है, डिविडेंड। अगर वो आपको ये कह दे कि आपने कोई लॉटरी या गिफ्ट जीता है और उस पर टैक्स कट कर आपको मिला है, तो याद रखिएगा ये भी एफटीआर होगा। एफटीआर आइटम्स कौन कौन सी हैं उसकी भी एक लिस्ट है, वो एक बार सिर्फ गो थ्रू कर लीजिए, लेकिन इसकी शर्त होती है कि टैक्स कट के मिल रहा होना चाहिए आपको। अच्छा जनाब, एग्जैम्प्ट की बात कर लें। एग्जैम्प्ट की जब बात करेंगे तो आपके जहन में आना चाहिए चैप्टर नंबर 11 का 3rd पार्ट, जिसमें प्रेसिडेंट ऑनर था और एन एग्रीमेंट टू लिव अ पार्ट था, और क्या कहते हैं एग्रीकल्चर इनकम थी, और मल्टीलेटरल एग्रीमेंट्स थे, बायलेटरल एग्रीमेंट्स थे, एड एग्रीमेंट था। याद है वो सारी बातें? सर वो सारी एग्जेम्प्ट इनकम है। इसके अलावा जहाँ जहाँ आपको बताया गया कि इनकम एग्जेम्प्ट है, सर वो इनकम में शामिल करेंगे। टोटल इनकम जब शो करेंगे तो उसमें ये सारी तरह की इनकम शामिल होगी, और फिर टोटल इनकम में से सेपरेट ब्लॉक आइटम, एफटीआर और एग्जेम्प्ट लेस कर देंगे। उसके बाद जो अमाउंट आएगी वहाँ से क्या लेस करना है? डिडक्टेबल अलाउंस लेस करना है। अगर मैं यहाँ पर आपको लिख के बताऊं कि डिडक्टेबल अलाउंस कौन से हैं, तो सर जी ज़कात होगा, सर जी डिडक्टेबल अलाउंस मेरे साथ बोलते हैं आप। फर्स्ट इज ज़कात, द अदर इज वर्कर वेलफेयर फंड, उसके अलावा वर्कर प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड, उसके बाद प्रॉफिट ऑन डेट, उसके बाद एजुकेशनल एक्सपेंस। ये सारे असल में इन सब को टोटल करेंगे तो आ जाएगा आपके पास 2, 3, 4 डिडक्टेबल अलाउंस। डिडक्टेबल अलाउंस माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम के बारे में ये बात ध्यान में रखिएगा, ये वो इनकम है जिस पर रेट अप्लाई होता है। यानी टैक्सेबल इनकम का मतलब है ये सिर्फ एनटीआर वाली इनकम रह गई है। ये आप गौर तो करें, सेपरेट ब्लॉक आइटम माइनस कर चुके, एग्जेम्प्ट माइनस कर चुके, एफटीआर माइनस कर चुके, पीछे रह क्या गया? सिर्फ एनटीआर रह गई। तो टैक्सेबल इनकम वो इनकम है जो एनटीआर इनकम है जिस पर स्लैब रेट अप्लाई होता है सर। अच्छा जनाब, इस टैक्सेबल इनकम को आपने देखा। हाँ, एक बात और ज़हन में आई सर, ये प्रॉफिट ऑन डेट के वाले से जब आप प्रॉफिट ऑन डेट कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो वो कहता है प्रॉफिट ऑन डेट की लिमिट है कितनी? 2 मिलियन एक्चुअल प्रॉफिट ऑन डेट या 50% ऑफ टैक्सेबल इनकम। पढ़ा हुआ है ना भाई? अच्छा, ये जो 50% ऑफ टैक्सेबल इनकम है, इससे मुराद होगा
इस टोटल इनकम में से ये सारा कुछ माइनस करके ज़कात, WWF, WPPF यहाँ तक सारी चीज़ें माइनस करके ये जब हम लिखते हैं ना 50% ऑफ टैक्सेबल इनकम, तो इस टैक्सेबल इनकम से मुराद होती है यहाँ तक के सारे खर्चे माइनस करने के बाद, यानी ये वाली फिगर लेते हैं फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग प्रॉफिट ऑन डेट की लिमिटेशन, कि कितनी लिमिट है। तो जो हमने आपको पढ़ाया कि भाई प्रॉफिट ऑन डेट 50% ऑफ टैक्सेबल इनकम है, तो टैक्सेबल इनकम से मुराद है ज़कात, WWF, WPPF तक सब कुछ माइनस कर देना टोटल इनकम में से। वो वाली अमाउंट यूज़ होगी इस लिमिट को कैलकुलेट करने के लिए। और ये सेम गोज़ विद एजुकेशनल एक्सपेंस, जहाँ पर हमने 25% ऑफ टैक्सेबल इनकम पढ़ा था। तो ये टैक्सेबल इनकम से मुराद ये फाइनल अमाउंट नहीं है, बल्कि ज़कात, WWF और WPPF तक के सारी एक्सपेंसेस माइनस करने के बाद है। अच्छा जनाब, ये टैक्सेबल इनकम आ गई। इस टैक्सेबल इनकम के बाद तो सिंपल है कि आपने स्लैब रेट अप्लाई करना है और क्या आ जाना है, टैक्स लायबिलिटी आ गई। टैक्स लायबिलिटी आ गई सर। टैक्स लायबिलिटी याद रखिएगा, ये अभी सिर्फ NTR की आई है। इसके बाद आपने टैक्स क्रेडिट की बात करनी, और सबसे पहले जो टैक्स क्रेडिट माइनस होता है वो कौन सा होता है, फुल टाइम टीचर वाला। फुल टाइम टीचर वाला टैक्स क्रेडिट माइनस करने के बाद आपके पास एक अमाउंट आ जाती है। टैक्स लायबिलिटी में से फुल टाइम टीचर वाला अलाउंस माइनस करने के बाद एक अमाउंट आ गई। इस अमाउंट से फिर आप लेस करेंगे फॉरेन टैक्स क्रेडिट। फॉरेन टैक्स क्रेडिट लेस कर दिया, फॉरेन टैक्स क्रेडिट लेस कर दिया, तो इसके बाद भी एक अमाउंट आ गई। और इसके बाद आपने दूसरे टैक्स क्रेडिट माइनस करने हैं जो डोनेशन से रिलेटेड है। अदर टैक्स क्रेडिट में कौन से हैं जी, डोनेशंस, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स या इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस या कंट्रीब्यूशन टू बी फंड। सर ये सारी तरह के टैक्स क्रेडिट है ना। अच्छा, ये अगर कोई टैक्स क्रेडिट आया हुआ इनमें से पेपर में, तो वो इस पॉइंट पर क्या हो जाना है, माइनस हो जाना है जनाब। अब एक सवाल पैदा होता है, सर जी अगर फुल टाइम टीचर अलाउंस दिया हुआ था तो फुल टाइम टीचर अलाउंस लेस करने के बाद आपने लिखा टैक्स लायबिलिटी आफ्टर फुल टाइम टीचर अलाउंस। जब आपने फॉरेन टैक्स क्रेडिट कैलकुलेट करना है और उसके लिए फॉर्मूले में A/B लेना है, जो A का मतलब टैक्स लायबिलिटी है, तो ये वाली फिगर लेंगे। ये बात आपको मैं पहले चैप्टर 13 में भी पढ़ा चुका हूं, यहां पर भी सुन लें। यानी फुल टाइम टीचर लेस करने के बाद जो टैक्स लायबिलिटी आई है फॉरेन टैक्स क्रेडिट कैलकुलेट करने के लिए, वो वाली फिगर लेंगे। टैक्स लायबिलिटी में से टैक्स क्रेडिट फुल टाइम टीचर वाला लेस करने के बाद जो फिगर आई है फॉरेन टैक्स की कैलकुलेशन में, वो वाली फिगर लेंगे सर। ले भाई, और
ये फॉरेन टैक्स क्रेडिट कैलकुलेट किया, फॉरेन टैक्स क्रेडिट यहां पर लिखते हैं टैक्स लायबिलिटी आफ्टर फॉरेन टैक्स क्रेडिट। ये जो टैक्स लायबिलिटी है फॉरेन टैक्स क्रेडिट वाली, जब डोनेशन के लिए या इन्वेस्टमेंट के लिए A ओवर B इंटू C करेंगे तो यहां पर A की जो वैल्यू होगी वो ये वाली होगी सर, ये वाली फिगर होगी। यार आप बात पिक कर रहे हो? आप सबसे पहले फुल टाइम टीचर अलाउंस निकाला, उसके बाद जो लायबिलिटी आई उस लायबिलिटी को यूज करना है फॉरेन टैक्स क्रेडिट कैलकुलेट करने के लिए। फॉरेन टैक्स क्रेडिट कैलकुलेट कर लिया, फॉरेन टैक्स क्रेडिट को माइनस करने के बाद जो वैल्यू आई उसको यूज करना है किस काम के लिए? उसको यूज करना है डोनेशन, इन्वेस्टमेंट, हेल्थ इंश्योरेंस और कंट्रीब्यूशन टू पी फंड वाली अमाउंट निकालने के लिए। ये सब कुछ माइनस कर देंगे तो उसके बाद अब अगला स्टेप आ गया। आपने सबसे पहले टैक्स क्रेडिट्स तो माइनस कर दिए, ये सब कुछ माइनस कर दिया सर, अब अगला स्टेप आ गया। अब जरा गौर से सुनना, इसको माइनस करने के बाद जो टैक्स लायबिलिटी आई ये सिर्फ एनटीआर की टैक्स लायबिलिटी। अभी भी इसमें क्या करना है सर? टैक्स लगना होता है किस पर? ऑन सेपरेट ब्लॉक आइटम। आप गौर तो करें, टोटल इनकम में सेपरेट ब्लॉक आइटम शामिल की, टैक्सेबल इनकम में शामिल नहीं की, तो सेपरेट ब्लॉक आइटम पर आखिर तो टैक्स लगना है ना सर, वो यहां पर जाके लगता है नीचे। तो टैक्स ऑन सेपरेट ब्लॉक आइटम कैलकुलेट करना है, फिर उसके बाद टैक्स ऑन एफटीआर कैलकुलेट करना है। सर एग्जेम्प्ट आइटम भी है जो भैया जो टोटल इनकम में शामिल था और टैक्सेबल इनकम में शामिल नहीं था, वो तीन ही चीजें थी, एग्जेम्प्ट, एफटीआर, सेपरेट ब्लॉक आइटम। एग्जेम्प्ट पर टैक्स लगना ही नहीं है, एफटीआर पे टैक्स लगना है, ये लगा दिया, सेपरेट ब्लॉक आइटम पे टैक्स लगना है, ये लगा दिया। सर ये ऐड करने होते हैं। ये जब ऐड हो गया आपके पास तो फिर उसके बाद आपके पास लास्ट में कुछ चीजें लेस करने वाली हैं। कौन सी सर? एक एडवांस टैक्स अगर है तो, एक टैक्स डिडक्टेड बाय एम्प्लॉयर। अगर सैलरी वाला सवाल होता है तो नॉर्मली ये टैक्स डिडक्टेड वाले बाय एम्प्लॉयर ज़रूर होता है और ये टैक्स क्रेडिट मिलता है सर। उसके बाद टैक्स डिडक्टेड या विदहेल्ड ऑन एफटीआर। आपको पता है एफटीआर इनकम पर टैक्स कट के मिलता है, उसको भी लेस करना है। फिर उसके बाद फाइनली टैक्स डिडक्टेड ऑन सेपरेट ब्लॉक आइटम, इसको लेस कर दिया। फिर आपके पास फाइनल टैक्स पेबल की फिगर आई और ये मैक्सिमम चीज़ें जो एक न्यूमेरिकल में आ सकती हैं मैंने आपको सारी यहाँ पर करा दी। गौर कीजिएगा ज़रा। सर मैं एक बार रिकैप देने लगा हूँ, फिर सुने। अगर कोई सवाल है अभी हाथ खड़ा करके अभी पूछ रहे हैं सर, मैं अभी आपको बता देता हूँ। हम इसको डिले नहीं करते, चूँकि ये वाली बात समझ आएगी तो आगे न्यूमेरिकल में हमारे लिए आसानी होगी। तरतीब याद रखिए, अप्रोच याद रखिए, फिर सवाल को कैसे पिक करना है वो बताऊँगा। सर जी सबसे पहला काम आपने सारे हेड्स ऑफ इनकम लिख लिए, उसके बाद एफटीआर एग्जेम्प्ट शामिल किया तो क्या बन गया? टोटल इनकम बन गया। टोटल इनकम में से सेपरेट ब्लॉक एग्जेम्प्ट और एफटीआर लेस करना है पहले, फिर उसके बाद डिडक्टेबल अलाउंस लेस करने हैं, फिर आपके टैक्सेबल इनकम आ गई। टैक्सेबल इनकम पर स्लैब रेट अप्लाई कर दिया तो टैक्स लायबिलिटी आ गई। टैक्स लायबिलिटी पर पहले फुल टाइम टीचर लेस करना है, फिर उसके बाद फॉरेन टैक्स क्रेडिट, फिर उसके बाद डोनेशन, इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस वाली टैक्स क्रेडिट लेस करने हैं। वो करने के बाद एफटीआर, सेपरेट ब्लॉक आइटम और एफटीआर
इनकम पर जो टैक्स बनता है वो ऐड कर देना लाइबिलिटी में, और फिर उसके बाद एडवांस टैक्स या टैक्स डिडक्टेड बाय एम्प्लॉयर या FTR या सेपरेट ब्लॉक आइटम पर जो टैक्स है वो लेस करेंगे तो आपका टैक्स पेबल आएगा। ये एक ऐसी अप्रोच है जो आज तक के जितने न्यूमेरिकल्स आए हैं उसके लिए बहुत सूटेबल है, और ये आपको अलहदा से टोटल इनकम भी दिखाती है और टैक्सेबल इनकम भी दिखाती है और टैक्स लायबिलिटी एंड टैक्स पेबल भी दिखाती है। ये जो नीचे टैक्स पेबल लिखा हुआ है इसी को ही ओवरऑल टैक्स लायबिलिटी भी कहा जाता है। अगर वो आपको टैक्स लायबिलिटी कहे तो फिर यहाँ तक आपने हर चीज़ दिखानी है। सर ये आपकी फॉर्मेट हो गया। आप लोगों से कहा कोई सवाल है जी प्लीज़ पूछिए। टोटल इनकम को शो करने के लिए पहले प्लस किया फिर उसके बाद माइनस किया। टैक्स अगर आपको टैक्स कट के मिले, FTR पर हमेशा टैक्स कट के मिलेगा ना, तो आपने टैक्स प्लस किया ताकि शो करेंगे भैया ये वाला ये भी लायबिलिटी के अंदर शामिल है, फिर उसके बाद माइनस कर दिया। ठीक हो गया। आपने शो करना होता है। देखें प्रेजेंटेशन की होती है किसी भी चीज़ की, और हम लोग प्रेजेंटेशन पे बड़ा काम करते हैं। आप गौर तो करें, आप प्रॉफिट एंड लॉस ऐसे इतने चक्कर में पड़ते हैं, सारी इनकम को एक बार प्लस करके लिख दें, सारे खर्चों को एक बार प्लस करके लिख दें, और यही है ना। आप फिर अलहदा से ग्रॉस प्रॉफिट भी निकालते हैं, फिर उसके बाद नेट प्रॉफिट भी निकालते हैं, फिर एक्सपेंसेस की डिटेल। सर प्रेजेंटेशन ही तो आर्ट है। सर समझ आ रही है? तो यहां पर आपने ये सारी चीजें शो करनी है। टैक्स लगा भी है, उसको बताया भी कि सेपरेट ब्लॉक आइटम पर इतना टैक्स था, और अगर वो टैक्स डिडक्ट हो गया तो नीचे से माइनस भी किया। सर समझ आ रही है ये पॉइंट जी। FTR को हेड ऑफ इनकम में नहीं लिख सकते, FTR को अलहदा प्रेजेंट करें तो बेहतर है ज्यादा। बिल्कुल अच्छा सवाल किया इन्होंने। अगर फॉरेन सोर्स इनकम हो तो फिर बाइफरकेट फर्दर कर लेते हैं। FTR को फॉरेन सोर्स इनकम को अलहदा लिखेंगे और पाकिस्तान सोर्स इनकम को अलहदा लिखेंगे, और फिर उसको टोटल करेंगे और टोटल FTR इनकम और बाकी इनकम को डाल के फिर टोटल इनकम बना लेंगे। अगर फॉरेन सोर्स इनकम हो तो उसको अलहदा लिखेंगे। आज जो सवाल हमने करना है सैलरी वाला जो इस लेटेस्ट अटेम्प्ट में आया उसमें फॉरेन सोर्स इनकम थी, ऑल्दो वो एग्जाम थी। अच्छा, और नहीं सर ये एक फुल फ्लेज फॉर्मेट था। ये वाली सारी चीज़ें आपके दिमाग के अंदर पक्की होनी चाहिए, वगरना देयर इज़ अ हाई रिस्क कि आप कोई चीज़ स्किप कर देंगे। असल देखें जो पहले 3 दिन पढ़ाया वो बेस थी। 2 दिन ऑफ करने के बाद इस सेशन का मतलब है कि हम कम से कम ये ज़रूर एक्सपेक्ट करें कि वो चीज़ें आप लोगों के जहन में कुछ आ गई हैं। आज का जो आर्ट है, आज जो आर्ट आपने सीखना है, जो काम सीखना है वो हैंडल करना है। न्यूमेरिकल 18 मार्क्स का 20 मार्क्स का न्यूमेरिकल होता है, उसमें डाटा इतना ज़्यादा होता है, उसको हैंडल करना एक आर्ट है। और मैं आज जो कोशिश कर रहा हूँ मेनली वो ये कर रहा हूँ कि कोई वन ऑफ चीज़ अगर आप भूल गए हैं या जो हमारे न्यूमेरिकल में आ रही है वो तो मैं आपको कॉन्सेप्ट भी दोहरा दूँ, लेकिन असल जो आज आपको सिखाना है वो ये सिखाना है कि यार ये डाटा का जो वॉल्यूम है इसको हैंडल कैसे करना है और इसको किस तरह से लेके चलना है कि एंड पे कोई चीज़ भूल ना जाए या स्किप ना हो जाए। बस वो हमारा टारगेट है। सर अभी इनिशियली हमने जब फॉर्मेट इसको देख लिया, हम आपके साथ लेटेस्ट अटेम्प्ट में जो न्यूमेरिकल आया है सैलरी का उसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। विजिबिलिटी ठीक है इसकी? ले सर पिछली अटेम्प्ट का सवाल है। आपको एक बात और बताता चलूं, मेरे मुताबिक सैलरी का आज तक का जो सबसे अच्छा सवाल आया हुआ है वो सगीर के नाम से है। अभी मैं उसका आपको अटेम्प्ट भी बता दूंगा, वो बेस्ट सवाल है। अगर मैंने पिछली अटेम्प्ट में वो सवाल ना करवाया होता तो मैं इस सवाल के बजाय वो वाला सवाल करवाता, क्योंकि वो बेस्ट सवाल है जो आज तक सैलरी का आया, सबसे मुश्किल और सबसे अच्छा सवाल वो है। वो मैं आज क्यों नहीं करवा रहा, चूँकि वो
पिछली जो रिवीजन सेशन था उसमें मैंने करवा दिया था और वो यूट्यूब चैनल पर मौजूद है और मैं उसको अपनी करंट प्लेलिस्ट में भी ऐड कर दूंगा जो इस सेशन की मैं बना रहा हूँ। समझ आ रही है? वो सबसे अच्छा सवाल है, मैं बार बार कह रहा हूँ। अगर आपके पास टाइम कम और एक सवाल करना हो आपने तो वो वाला सवाल करें। मैं वो इसलिए नहीं करा रहा क्योंकि मुझे ये पता कि यार वो तो मौजूद है आपके पास वीडियो की फॉर्म में, मैं क्यों ना अगला सवाल करवा दूँ। सर समझ आ रही है? ये पॉइंट है। वरना अगर पिछले टाइम में मैंने वो ना कराया होता तो मैं वो वाला सवाल करवाता। वो वाला सवाल बहुत अच्छा सवाल है, सगीर वाला सवाल नोट कर लें वो। और उसके बाद ये तो पिछले टेन में है और वो ये मैं इसीलिए करवा रहा हूँ कि वो मैं ऑलरेडी पिछले टेन में करवा चुका हूँ। मैं यूट्यूब पर उसको इस सेशन के साथ लिंक भी कर दूंगा, वो आपके पास अवेलेबल भी हो जाएगा। फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्वेश्चन एज्यूम दैट, से शुरू करने लगे हैं। स्प्रिंग 2022 में बासित वाला सवाल था, एक बार क्विकली देख लें। रिक्वायरमेंट क्या है? रिक्वायरमेंट है जी टोटल इनकम और टैक्सेबल इनकम और नेट टैक्स पेबल। अच्छा जी, सवाल पढ़ते हैं। बासित अ सीनियर मैनेजर एट मास्टर लिमिटेड रिजाइंड ऑन 31 जनवरी 2022। पहली लाइन की पहली बात ही पढ़ी है तो एक चीज़ तो समझ आ गई है कि ये पूरे साल की गेम नहीं है, यहाँ पर हर फिगर को मल्टीप्लाई बाय 12 नहीं करना। अच्छा, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 3.5 year ऑफ सर्विस ड्यूरिंग द टैक्स ईयर 2022 he received the following emoluments: basic salary, allowance 60,000 पर मंथ है और अलाउंस 5% है। एक चीज़ और बताता चलूँ बिफोर ये बताने से, मैं आपको शायद पहले बतानी चाहिए थी सवाल पढ़ने से। इनिशियल रीडिंग, सबसे पहली बार जब आप न्यूमेरिकल को रीड कर रहे होंगे तो आपके कुछ आउटकम्स होने चाहिए। आपको उस रीडिंग से कुछ एक्सट्रैक्ट करना चाहिए, कुछ हासिल करना चाहिए, ताकि आपको पता चले कि यार ये जो मैंने रीड किया है, क्या मैं इस सवाल को इतना समझ पाया हूँ, दिमाग में कुछ बात आई है मेरे। सर स्टेप नंबर 1, आपने जब फर्स्ट रीडिंग किया तो उसके नतीजे में आपको आइडेंटिफाई होना चाहिए कि इनकम की टाइप कौन सी है। FTR है, NTR है, सेपरेट ब्लॉक आइटम है, एग्जेम्प्ट है। ये आइडेंटिफाई कर लेना है आपने। और अगर NTR है तो किस हेड में फॉल कर रहा है ये आपको पता होना चाहिए। इनिशियल रीडिंग में आपकी आउटकम ये होनी चाहिए कि आप आइडेंटिफाई कर लेंगे इनकम कौन सी है। स्टेप नंबर 2, सर अगर इनकम नहीं है तो ये डिडक्टेबल अलाउंस है या टैक्स क्रेडिट है। सर डिडक्टेबल अलाउंस है तो आपने उस पॉइंट के साथ टिक करके लिख लेना है DA, और अगर टैक्स क्रेडिट है तो उस पॉइंट के साथ टिक करके लिखना है TC, टैक्स क्रेडिट। इसका मकसद क्या होगा? इसका मकसद ये होगा कि आप इनिशियल रीडिंग करके आइडेंटिफाई कर लेंगे कि भैया इसमें इनकम कौन कौन सी है, डिडक्टेबल अलाउंस कौन से हैं और टैक्स क्रेडिट कौन से हैं। आप ये सारा आइडेंटिफाई करके मार्क कर लेते हैं, साथ इन जगहों पर मार्क कर लेते हैं। तो उससे फ़ायदा ही होता है कि जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करने लगते हैं, इनिशियल रीडिंग में आपने ये स्क्रिप्ट नहीं पकड़ना, क्वेश्चन पेपर पकड़ा हुआ है उस पे फोकस करना है, और जो नोट करना है वो उसके साथ हल्का हल्का साइड पर लिख लेना कि ये सैलरी की एडजस्टमेंट है, ये FTR आइटम है, ये NTR है, मतलब साल के तौर पे प्रॉपर्टी की एडजस्टमेंट है, ये डिडक्टेबल अलाउंस है, ये टैक्स क्रेडिट है। इसको क्या कर लेना है? नोट कर लेना है साइड पर। सर ये चीज़ें इनिशियल रीडिंग में ज़रूरी हैं। आपने अभी स्क्रिप्ट को हाथ नहीं लगाया, एक बार पूरा सवाल क्वेश्चन पेपर पढ़ लिया तो आपने क्वेश्चन पेपर पर ही साइड पर मार्क कर लेना है कि जनाब कौन कौन सी चीज़ें इस सवाल में हैं, ताकि आपका माइंड बन जाए। दूसरी बार पढ़ते वक्त आपने साथ उसको जो है दूसरी बार पढ़ते वक्त आपने मेक श्योर करना है कि आप साथ साथ सवाल हल कर रहे हो। इनिशियल रीडिंग की आउटकम क्या है मैं आपको बता चुका। सर जी करते हैं। सैलरी का सवाल है 31, वो कहते हैं ज्यूम करेंगे 31 अगस्त 2022 है। इस बार वो आपको ये वाली लाइन नहीं लिखेगा ऑब्वियसली, चूँकि डेट इससे आ गया है। सैलरी है, अलाउंस है,
सर अलाउंस है 60,000 पर मंथ डोमेस्टिक सर्वेंट का। सर डोमेस्टिक सर्वेंट को जो पैसे भी आपका एम्प्लॉयर दे रहा है वो आपकी इनकम में शामिल होगा और टैक्सेबल होगा। अलाउंस 5% है, फिक्स्ड अलाउंस है, परफॉर्मेंस के एवज मिल रहा है तो वो आपकी इनकम में शामिल होगा। परफॉर्मेंस के एवज मिल रहा है तो आपकी इनकम में शामिल होगा। सर ये 5% ऑफ सैलरी है, फिक्स्ड कर दिया उसने। सर याद रखिएगा, अलाउंस अगर फिक्स्ड हो तो वो आपकी इनकम में शामिल होता। अच्छा जी, उसके बाद आ गया एडिशनल इंफॉर्मेशन। 1 जुलाई 2021 को इसने गाड़ी लीज कराई है जिसकी फेयर मार्केट वैल्यू थी 4.8 मिलियन और मंथली रेंटल था 1,20,000। He pays lease rental from his own sources but was used for both official और personal purpose। सर अगर गाड़ी मैंने ली है और मैं आई कैब में जॉब करता हूँ और अपने पैसों से गाड़ी लेके आई कैब का काम भी साथ करता हूँ तो क्या आई कैब ने मुझे कोई फ़ायदा दिया है जो मेरी इनकम में शामिल होगा? नो सर, ये तो आई कैब ने मुझे कोई फ़ायदा नहीं दिया, अलबत्ता ये सारे सैलरी के एडजस्टमेंट्स हैं। सर अगली बात, 1 जुलाई 2021 को 13,000 शेयर्स थे ML के, वो बासित को एलोकेट कर दिए एम्प्लॉय शेयर स्कीम के तहत। पेमेंट कितनी की उसने? 30 पर शेयर। अकॉर्डिंग टू द स्कीम ही वॉज नॉट अलाउड टू सेल और ट्रांसफर द शेयर। सर इस स्कीम के तहत वो शेयर्स को बेच नहीं सकता था। 31 मई 2000 कब तक? 31 दिसंबर 2021 तक वो नहीं बेच सकता था। 31 मई 2022 को उसने बेच दिए 5,000 शेयर जिसकी अपनी फेयर मार्केट वैल्यू पर, फेयर मार्केट वैल्यू उसने नीचे गिवन है, यानी 31 मई की फेयर मार्केट वैल्यू है 80। एक बात सुनिएगा बड़ी ध्यान से, सर ये एडजस्टमेंट एम्प्लॉय शेयर स्कीम की है। एम्प्लॉय शेयर स्कीम सैलरी को मैक्सिमम कैपिटल गेन को हिट कर सकता है। ऐसा ही है ना, शेयर खरीदे शेयर बेचे, आपको शेयर बेचने पर क्लियर सिग्नल मिल रहा है कि सैलरी और कैपिटल गेन की एडजस्टमेंट है। आपको पूरी एडजस्टमेंट नहीं भी समझ आ रही तो इस वक्त ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इस वक्त ये इंपॉर्टेंट है कि आप क्या आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि इनकम की टाइप कौन सी है और हेड कौन सा है, और ये आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं डिडक्टेबल अलाउंस है और ये आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं टैक्स क्रेडिट है। चूंकि इसके बाद जब आपने दोबारा इसको रीड करके सवाल हल करना है उस वक्त आप आइडेंटिफाई कर लेंगे और उस वक्त डिटेल में देख लीजिएगा। अच्छा जनाब आगे चलते हैं। 15 फरवरी 2022 को ही रिसीव द फॉलोइंग पेमेंट फ्रॉम ML एज फाइनल सेटलमेंट। फाइनल सेटलमेंट के तौर पे इसको लीव इनकैशमेंट मिली है, ग्रेचुटी मिली है और 7 लाख रुपया सैलरी एरियर की मिली है। विद होल्डिंग टैक्स, सर ये सारी बातें सैलरी की हो रही हैं। विद होल्डिंग टैक्स बाय ML फ्रॉम बासिस सैलरी। सर जी ये विद होल्डिंग टैक्स का मतलब समझते हैं? सर इस पर टैक्स क्रेडिट मिलना है, ये टैक्स लायबिलिटी को कम कर रहा होगा। सर आगे चलते हैं अदर इंफॉर्मेशन। अदर इंफॉर्मेशन में 31 जनवरी 2022 को 2 लाख रुपए का गोल्ड इसके ओल्ड फ्रेंड ने इसको गिफ्ट किया। कोई प्रोविजन जेन में आती है? सर अगर सगे रिश्तेदारों के अलावा कोई आपको कुछ भी गिफ्ट करे तो वो आपकी इनकम में शामिल होगा और टैक्सेबल होगा। 1 फरवरी 2022 को इसने म्यूचुअल फंड खरीदे। सर इसका क्या करना है? ये तो एडजस्टमेंट इनकम फ्रॉम अदर सोर्स की आ रही है। सर म्यूचुअल फंड जो खरीदे, सर इसका क्या करना है? सर आपको पता होना चाहिए जो यूनिट्स खरीदे या जो फंड खरीदे, म्यूचुअल फंड जो खरीदे हैं सर, वो उसको खरीदने पर आपको टैक्स क्रेडिट मिलता है। सर म्यूचुअल फंड खरीदने पर आपको टैक्स क्रेडिट मिलता है। इसके साथ टैक्स क्रेडिट लिख लीजिए। 1 अप्रैल 2022 को ही लेफ्ट फॉर यूके और ज्वाइन कर लिया उसने ओलिवर लिमिटेड एज एन एम्प्लॉय एट अ मंथली सैलरी ऑफ 3200 ग्रेट ब्रिटेन पाउंड्स, यानी 3200 पाउंड की उसको सैलरी मिली है
1 अप्रैल को मुल्क से बाहर जाने के बाद। ही रिमेन्ड अब्रॉड टिल द एंड ऑफ द टैक्स ईयर 2022, नो विद होल्डिंग टैक्स वॉज डिडक्टेड बाय OL फ्रॉम हिज सैलरी। सर जी, अगर एम्प्लॉय साल के दौरान मुल्क से बाहर जाए और वो फिर बाहर ही रुक जाए तो बाहर के मुल्क में जो सैलरी उसने वसूल की वो टैक्सेबल नहीं होगी बल्कि एग्जेम्प्ट होगी। ये मैंने आपको चैप्टर 5 में भी पढ़ाया था और यही बात चैप्टर 13 में रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट के नीचे वाले पैरे में भी लिखी हुई है। ये वो वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई होना था। तो भैया ये असल में सैलरी इनकम ही है, लेकिन ये क्या होगी, एग्जेम्प्ट होगी। While residing in UK, Basit served as a visiting faculty member at a university. He earned £1,500 from the university and incurred an expenditure of 500 for providing services at university. सर अब ये यूनिवर्सिटी से 1500 कमा रहा है और यूनिवर्सिटी में सर्विस का खर्चा 500 जो है वो पाउंड आ रहा है। विद होल्डिंग टैक्स भी है। सर ये फॉरेन सोर्स इनकम है सर, विद होल्डिंग टैक्स भी है, ये फॉरेन सोर्स इनकम है। और जब फॉरेन सोर्स इनकम जैसे ही आप पढ़ें तो आपके जहन में आना चाहिए इस पर तो अगर टैक्स कटा हुआ है तो इस पर तो टैक्स क्रेडिट भी मिलेगा। यस, ये फॉरेन सोर्स इनकम है और इस पर टैक्स क्रेडिट भी मिलेगा सर। सर एवरेज एक्सचेंज रेट उसने आपको बता दिया है 250 है और उसने ये भी बताया कि विद होल्डिंग टैक्स 225 है। विद होल्डिंग टैक्स जो है वो 225 पाउंड था और पाउंड का रेट उसने बता दिया है। सवाल यहाँ पे ख़त्म हो गया। वो कहता है टोटल इनकम, टैक्सेबल इनकम और नेट टैक्स पेएबल बताएं। लेकिन सवाल उसने कॉम्प्रिहेंसिव पूछा हुआ, गौर करें, उसने सैलरी का एरिया भी टेस्ट किया है, उसने कैपिटल गेन भी टेस्ट कर लिया, अदर सोर्स भी टेस्ट किया, एग्जेम्प्ट इनकम भी इस सवाल में, टैक्स क्रेडिट्स भी इस सवाल में, पाकिस्तान सोर्स इनकम भी और फॉरेन सोर्स इनकम भी। ठीक हो गया सर, ये सारी चीज़ें इस सवाल में मौजूद हैं। हमने क्या करना है, हमने सवाल शुरू करते हैं। पहली बार रीडिंग की, आप गौर कीजिए, इनिशियल रीडिंग के बाद आपका सवाल कुछ ऐसा हो जाना चाहिए, यानी हर एडजस्टमेंट के साइड पे आपको एडजस्टमेंट देखने से पहले इंडिकेशन हो जाए कि भाई इस एडजस्टमेंट के साइड पे ये क्रेडिट की एडजस्टमेंट है। देखिए, अगर आप इनकम की कैलकुलेशन कर रहे हैं तो क्या क्रेडिट की एडजस्टमेंट उस वक्त आपको करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए। तो आप फॉरेन टैक्स क्रेडिट की एडजस्टमेंट कैसे कर लेंगे जब तक आप फॉरेन इनकम और टोटल इनकम और टैक्सेबल इनकम और टैक्स लायबिलिटी ना निकाल लें? मेरी बात समझ आ रही है? तो ये एडजस्टमेंट जो साइड पे लिखी हुई है ये आपको इंडिकेट कर रहा होगा कि कौन सी वर्किंग कब करनी है, और मैं साथ साथ अभी आपको बताऊंगा भी। सर मिस्टर बासित कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, टैक्सेबल इनकम एंड नेट टैक्स पेएबल। अब ये बात मैंने अपने पास से नहीं लिखी बल्कि रिक्वायरमेंट से देख के लिखी है सर। अच्छा, उसके बाद आ गया टैक्स ईयर 2022। सर लाजमी बात है, सैलरी का सवाल तो है। हम क्या करते हैं, हम ये वर्किंग नंबर 1 सैलरी की देकर पहला सफ़ा यहाँ पे छोड़ दीजिए, पहला सफ़ा वर्किंग 1 दे के यहाँ पे छोड़ दीजिए। अब हम दूसरे सफ़े पे जा रहे हैं और वर्किंग नंबर 2 वर्किंग नंबर 1 बनाने लगे। अब हम पढ़ते जाएंगे, साथ साथ एडजस्टमेंट करते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, साथ साथ एडजस्टमेंट करते जाएंगे। सर
सर जी सैलरी आ गई 6,10,000 मल्टीप्लाई बाय, सर जून से जुलाई से शुरू करना, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, 7 महीने बनते हैं। सर कीजिएगा जरा 6,10,000 मल्टीप्लाई बाय 7, 4,2 अच्छा आप लोगों से मेरी ख्वाहिश ये है, आप लोग सिर्फ आर्ट सीखें, तसल्ली से सिर्फ ऑब्जर्व करें। आपको इसकी पीडीएफ शेयर कर दूंगा और आपको इसका असल फ़ायदा खुद करने का होगा जब आप ज़बानी कर रहे होंगे। अभी सिर्फ कैलकुलेटर पकड़ के सवाल देखें और ये देखें कि सवाल हो कैसे रहा है, नोट ना कीजिए, आपको इसकी पीडीएफ शेयर हो जाएगी सर। इसी ये जो मैं अभी आपके सामने कर रहा हूँ इसी की पीडीएफ शेयर कर दूंगा। तो असल में अभी मेरा टारगेट ये कि आप सिर्फ ऑब्जर्व करें, कैलकुलेटर पकड़ें और सवाल गौर से देखें और ये देखें हो कैसे रहा है बस। अच्छा जनाब, उसके बाद आ गया अलाउंस। डोमेस्टिक सर्वेंट को दिया है 60,000 मल्टीप्लाई बाय 7 कर लें तो बनेगा 4,20,000 जी। उसके बाद आ गया अदर अलाउंस, 5% ऑफ बेसिक सैलरी। सर कैलकुलेट करके बताइएगा क्या बात, 5% ऑफ बेसिक सैलरी का है ना उसने, सर जी बताइएगा। 213,5। अच्छा जनाब, उसके बाद उसने कहा लीज्ड अ कार हैविंग अ फेयर मार्केट वैल्यू। सर जी यहाँ पर तो आप लिख देंगे कि ये गाड़ी एम्प्लॉयर ने प्रोवाइड ही नहीं की, तो इस पर तो ये इनकम में शामिल नहीं होगी और ये टैक्सेबल भी नहीं होगा जी। अच्छा सुन लें, ये भाई ने सवाल किया है, ठीक जेन्युइन सवाल है। 60,000 रुपया उसने अलाउंस दिया है, 36,000 रुपये आपने उसको पे किए हैं। सर अलाउंस किसके लिए दिया गया? डोमेस्टिक सर्वेंट के लिए। आपने डोमेस्टिक सर्वेंट के लिए आपने 60,000 रुपया पे किया, 36,000 आपने डोमेस्टिक सर्वेंट को दिए, बाकी 24 वापस कर दिए एम्प्लॉयर को? नहीं भैया, जो डोमेस्टिक सर्वेंट के लिए 36 दिया वो भी फायदा था जो एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दिया, इनकम में शामिल करेंगे, और जो 24,000 बच गया था वो भी फायदा था जो एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दिया और इनकम में शामिल करेंगे। मेरी बात समझ आ गई है? यानी वो पूरा, मैंने इसीलिए वो पूरा 60,000 ले लिया। सर वो पूरा 60,000 इनकम में शामिल होना चाहिए, चूंकि वो डोमेस्टिक सर्वेंट के लिए था। जो फायदा एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दिया है सर्वेंट को देकर वो भी इनकम में शामिल होगा, और जो बकाया पैसे बचे वो भी इनकम में शामिल होगा। सर जी स्पेशल अलाउंस की कॉन्सेप्ट पहले होता था, अब सिंपल है। 100 रुपये आपके एम्प्लॉयर ने आपको दिए किसी काम के लिए, 80 रुपये खर्च हो गए, 20 बच गए, क्या ये आपकी इनकम में शामिल होगा? पहले होता था कि इनकम में शामिल नहीं होगा, अब रूल ये है कि इनकम में शामिल होगा। जो बकाया पैसे बच जाते हैं और एम्प्लॉय उससे फायदा उठाता है वो इनकम में शामिल होगा। तो भाई जो बकाया बच गए वो तो इनकम में शामिल होगा, और जो डोमेस्टिक सर्वेंट के लिए फायदा हुआ वो भी इनकम में, फायदा दिया एम्प्लॉय ने वो भी इनकम में शामिल होगा। सर इसलिए मैंने 60,000 पूरा ले लिया। भाई समझ आ गया? यस और नो? ले जनाब आगे चलते हैं। अच्छा जनाब, इसके बाद अगला पॉइंट है कन्वेंस का, नॉट प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर। इसका तो क्या लिख देंगे? नील लिख देंगे। अच्छा जनाब, अगली एडजस्टमेंट है हमारे पास एम्प्लॉय शेयर स्कीम पर। यहां पर लिखते हैं एम्प्लॉय शेयर स्कीम, और एम्प्लॉय शेयर स्कीम लिखने के बाद
इसकी एक वर्किंग कर लेते हैं, वर्किंग 1.1। एम्प्लॉय शेयर स्कीम वर्किंग 1.1। सर जी जरा पढ़िएगा, 1 जुलाई 2021 को यानी साल के पहले दिन 13,000 शेयर्स एमएल ने दे दिए थे, बासित को अलॉट कर दिए थे। पेमेंट कितनी की थी? 30 पर शेयर, यानी एक्सरसाइज प्राइस या कॉस्ट पर शेयर आपके पास आ गई है 30 पर शेयर। According to the scheme, he was not allowed to sell or transfer the share up to 31 दिसंबर 2000। सर रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर है, अगर रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर हो तो दिस इज केस नंबर 5। सर उस केस में हम कहते हैं फेयर मार्केट वैल्यू आफ्टर द रिस्ट्रिक्शन पीरियड। क्या है भाई? फेयर मार्केट वैल्यू आफ्टर द रिस्ट्रिक्शन पीरियड। सर 90 मल्टीप्लाई बाय 13,000। सर जी बताइएगा क्या आंसर आ रहा है? 1170। सर जी कॉस्ट ऑफ ऑप्शन है, कॉस्ट ऑफ ऑप्शन गिवन है? नहीं है सर, कॉस्ट ऑफ ऑप्शन है ही नहीं। एक्सरसाइज प्राइस या प्राइस ऑफ शेयर है, कॉस्ट ऑफ शेयर लिख देता हूं। कितना है भाई? 30 मल्टीप्लाई बाय 13,000। जी भाई सर जी कितना आ गया? 780,000 का फायदा एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दिया है, एम्प्लॉय की इनकम में शामिल होगा और टैक्सेबल होगा अंडर द हेड सैलरी। सर जी एडजस्टमेंट आगे बढ़ते हैं। उसने कहा है ही सोल्ड 5,000 शेयर्स ऑफ एमएल एट अ फेयर मार्केट वैल्यू। इसने बेच दिए हैं, इसको कर लेते हैं वर्किंग नंबर 2। सेल प्रोसीड कितना है? 5,000 बेचे। सर कितने का? 31 मई को फेयर मार्केट वैल्यू 80 थी। सर जी बताइएगा क्या बन गया? 8 5 40, 4 लाख। सर कॉस्ट ऑफ ऑप्शन क्या है? नील। सर एक्सरसाइज प्राइस या कॉस्ट ऑफ शेयर क्या है? अब यहां पे एक बात सुनना ध्यान से, आपके पास 2 तरीके होते हैं भाईजान, सुनना, आपके पास 2 तरीके होते हैं। एक तरीका तो ये है कि आपको शेयर की वैल्यू पता है, कितने का खरीदा था? 30 का खरीदा था ना, 30 मल्टीप्लाई बाय 5,000 ऐसे कर लो। और एक तरीका ये है कि कॉस्ट टोटल जितनी थी उसको 5,000 बाय 13,000 कर लो। बात एक ही है, सिंपल मैथ है। सब बताइएगा क्या बन रहा है? 150,000। और भाई समझ आ रही है? या 5,000 डिवाइडेड बाय 13,000 कर लो, या जितने का खरीदा है मल्टीप्लाई बाय 5,000 शेयर कर लो। यहां पर तो आपका गुजारा हो जाएगा ऐसे लिख के, लेकिन अगले केस में नहीं होगा। अमाउंट ऑलरेडी टैक्स्ड अंडर द हेड सैलरी। सर जी कितना हो गया? अमाउंट ऑलरेडी टैक्स्ड अंडर द हेड सैलरी। सर जी कितना हो गया? सर अंडर द हेड सैलरी कितनी अमाउंट पे टैक्स लगा हुआ है? 7,80,000। लेकिन ये जो टैक्स लगा है ये 13,000 शेयर्स के लिए है। हमने कितने शेयर्स बेचे हैं?
5,000, तो भाई 5,000 पर कितना टैक्स होगा? इंटू 5,000 डिवाइडेड बाय सर जी बताइएगा गेन कितना, कैपिटल गेन आया? गेन नहीं आया बल्कि उल्टा क्या आ गया? लॉस है। कितना भाई? $50,000 का उल्टा लॉस आ गया। अच्छा जनाब, ये वाली वर्किंग भी हमने कर ली। अब आपने गौर किया, अगर मैं पहली बार इनिशियल रीडिंग में इसको इतनी डिटेल से पढ़ भी लेता तो मुझे को बहुत फायदा नहीं होना था। असल में इनिशियल रीडिंग में मैंने सिर्फ स्क्रीनिंग करनी है। इनिशियल रीडिंग में मैं इतनी डिटेल में पढ़ूंगा भी तो फायदा नहीं है, क्योंकि जब मैं लिख रहा हूँ तो मुझे दोबारा पढ़ना ही पढ़ना है। तो इनिशियल रीडिंग में बस मैंने यही आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन से हेड्स टच हो रहे होंगे, और NTR है, FTR है, या कोई डिडक्टेबल अलाउंस है, या कोई टैक्स क्रेडिट वगैरह, बस। तो इस मौके पर पढ़ा, साथ ही उसको अप्लाई कर दिया। लो जनाब, एडजस्टमेंट नंबर 2 भी हो गई, और एम्प्लॉय शेयर स्कीम में आ जाएगा 7,80,000, और यहां पर ये तो कैपिटल लॉस आ गया। वर्किंग नंबर 2 हम लिख देते हैं कैपिटल लॉस। अच्छा जनाब, आगे चलते हैं। सर 15 फरवरी 2022 को फॉलोइंग पेमेंट्स फाइनल सेटलमेंट की हुई थी। लीव इनकैशमेंट। सर लीव इनकैशमेंट 3,20,000 लिख दूं? सर लीव इनकैशमेंट रिटायरिंग बंदे की एग्जेम्प्ट नहीं होती। सर लीव इनकैशमेंट सिर्फ तब एग्जेम्प्ट होती है जब गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है और उस वक्त रिटायर हो रहा हो तो एग्जेम्प्ट होती है। सर यहां पर ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं है सर, ये टैक्सेबल होगा। कितना है सर? 3,20,000। सर आगे चलते हैं। सर ग्रेचुटी। अब पॉइंट वही कि ये चीजें जहन में होंगी। स्टेप नंबर 1, ग्रेचुटी गवर्नमेंट है या अदर देन गवर्नमेंट है? अदर देन गवर्नमेंट है। स्टेप नंबर 2, रजिस्टर्ड है या अनरजिस्टर्ड है? सर अप्रूव्ड है या नॉट अप्रूव्ड है? सर अप्रूव्ड है। ठीक हो गया, स्टेप नंबर 2 भी हो गया। स्टेप नंबर 3, फंड है या स्कीम है? सर स्कीम है। सर फंड होता तो ये बिल्कुल एग्जेम्प्ट होता, स्कीम होता है तो अप टू 3 लाख एग्जेम्प्ट है। ऐसा ही है ना, 3 लाख तक एग्जेम्प्ट है, यानी 2.2 मिलियन 3 लाख तक एग्जेम्प्ट है। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे शो कर दें। कितना आ गया? 1.9 मिलियन। अच्छा जी, सैलरी इन एरियर। सर पिछले सालों की सैलरी अगर इस साल में मिल रही है तो इस साल में टैक्स होगी या नहीं? सैलरी इज टैक्स्ड ऑन रिसीट बेसिस। सर जब रिसीव, जिस साल रिसीव किया उस साल टैक्स होगी। हाँ अगर पुरानी सैलरी मिल, सर ये सवाल इसी सवाल के अंदर उसने पूछा था, 1 नंबर का, इसी सवाल का पार्ट बी था, ऑल तो मैंने इसके अंदर नहीं डाला, आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। उसने पूछा ये था कि सर ये जो एरियर सैलरी मिली है इसकी कोई और एडजस्टमेंट हो सकती है? यस। ये और एडजस्टमेंट क्या हो सकती है? अगर सैलरी एरियर में मिलने की वजह से आप पर हायर रेट ऑफ टैक्स लगे तो आप कमीशन को कह सकते हैं कि मुझे रिसीट बेस पे टैक्स ना करो बल्कि एक्रूअल बेस पे टैक्स करो। सर ये वाला पॉइंट भी इसने 1 नंबर का इसी सवाल में पूछा था, लेकिन अभी यहां पर हमने 7 लाख एज इट इज लिख देना है। सर अब देखिए, ये जो मैंने टैक्स क्रेडिट लिखे हुए हैं इसका फायदा असल में तब होता है जब
मुझे आइडेंटिफाई हो जाता है कि भाई इसने तो यहाँ पे फॉल नहीं करना। सर एडजस्टमेंट नंबर 4 टैक्स क्रेडिट है। सर मैं इनिशियल स्टेप नंबर 1 सारा सवाल पढ़ने के बाद सवाल हल करना शुरू करूंगा, तो मेरा पहला टारगेट होगा मैं सारी इनकम की वर्किंग पहले कंप्लीट करूं। सर मेरी इनकम की वर्किंग कंप्लीट होगी, टैक्सेबल इनकम तक पहुंचूंगा, टैक्स लायबिलिटी, उसके बाद डिडक्टेबल अलाउंस देखूंगा, डिडक्टेबल अलाउंस फाइनल करने के बाद टैक्सेबल इनकम पर पहुंचूंगा। सॉरी, टोटल इनकम होगी, डिडक्टेबल अलाउंस करूंगा, फिर टैक्सेबल इनकम आ जाएगी, फिर टैक्स लायबिलिटी निकालूंगा, फिर टैक्स क्रेडिट की तरफ जाऊंगा। तो जहां पर मैंने टैक्स क्रेडिट लिखा है उसको इस वक्त पढ़ने का मुझे कोई फायदा नहीं होना, उसको मैंने अभी इग्नोर करना है। मैंने इनिशियल रीडिंग में आइडेंटिफाई कर लिया हुआ है। हाँ, अलबत्ता इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है, गोल्ड आया है 2 लाख रुपए का ओल्ड फ्रेंड की जानिब से, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है। यहाँ पर इसको मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ क्योंकि कोई एडजस्टमेंट नहीं है। अच्छा जनाब, उसके बाद आ गया 1 फरवरी 2022 को इसने म्यूचुअल फंड खरीदे, इस पे टैक्स क्रेडिट मिलना, इसका भी काम अभी नहीं हो सकता। सर 1 अप्रैल 2022 को इसने यूके के लिए चला गया और वहां पर एक कंपनी ज्वाइन कर ली। कितने पैसे कमाए? 3200 मंथली सैलरी थी, अप्रैल मई जून 3 माह की सैलरी बनती है। सर ये एग्जेम्प्ट है, एक इसकी फॉरेन सोर्स इनकम है। अच्छा एक काम करते हैं, इसको एक बार ये वाली इनकम एग्जाम्प्ट है, ये वाली फॉरेन सोर्स है और यहां पर हमारी बात खत्म हो गई। इससे एक बात तो समझ आ गई है कि पाकिस्तान सोर्स इनकम इतनी ही है। सर इसको हम टोटल कर लेते हैं ज़रा, अपनी इनकम को मैंने सारी एडजस्टमेंट्स कर ली हैं। अब अगला स्टेप यही है कि मैं एक तरफ लिख दूं, यहां पर लिख देता हूं पाकिस्तान सोर्स इनकम, और यहां पर लिख देता हूं फॉरेन सोर्स इनकम। फॉरेन सोर्स इनकम में आ जाएगी आपकी, एक तरफ तो आएगी एग्जेम्प्ट इनकम, वो कितनी है कीजिएगा जरा, 3200 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3200 है, 3 माह की सैलरी है और रेट क्या है पाउंड का 250। जरा कीजिएगा, सर आपको पता है ना ये एग्जेम्प्ट इनकम है। 3200 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 250। जी भाई कितना बना? 2.4 मिलियन नहीं बनना चाहिए? अच्छा अगली एडजस्टमेंट, अच्छा विजिटिंग फैकल्टी मेंबर था और 1500 पाउंड कमाए। सर 1500 पाउंड कमाए, ये कर लेता हूं मैं, ये एम्प्लॉय नहीं था तो ये अंडर दैट सैलरी नहीं आएगा फॉरेन सोर्स में। इसको आप अपने प्रोफेशन से किया है, बिजनेस में ले जाएं, अदर इनकम में ले जाएं, ठीक हो गई, ये आपकी चॉइस है। इसको कह दें एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। सर जी इनकम फ्रॉम अदर सोर्स कितनी थी इसकी? सर 1500 पाउंड, 1500 मल्टीप्लाई 1500, हाँ सर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स थी 1500 पाउंड। खर्चे कितने हो गए? 500 पाउंड। ये जितनी अमाउंट बच गई इस पर रेट लगा देंगे सर। जी बताइएगा। जी बताइएगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स 1000 मल्टीप्लाई बाय 2, ये तो 2.5 लाख सीधा सीधा बन रहा है। सर जी इसको टोटल कर दीजिए, आपके पास फॉरेन सोर्स इनकम आ जाएगी 2650,000। देखिएगा यही बन रहा है।
अब मैंने सारी एडजस्टमेंट्स कर ली हैं। एक बार मैं इनकम की जब सारी एडजस्टमेंट्स कर चुका हूँगा नीचे तक, तो मेरा अगला स्टेप होगा मैं अब टोटल इनकम तक पहुँचूँ। सर डिडक्टेबल अलाउंस टैक्स क्रेडिट को भी सोचना भी नहीं है। पहला स्टेप क्या है, मैं टोटल इनकम तक पहुँचूँ। टोटल इनकम तक पहुँचने के लिए मुझे इनकम फ्रॉम सैलरी की अमाउंट फिगर चाहिए। सर इनकम फ्रॉम सैलरी को टोटल कीजिए ज़रा। 8603 8603 500। सर ये इनकम अंडर दैट सैलरी आ गई। यही इनकम मैंने यहाँ पर प्लेस कर देनी है। सर फिगर दोबारा कोट कीजिएगा 8603 अच्छा जनाब, अब मैंने अपनी सारी इनकम्स को इनकॉर्पोरेट कर लिया है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टोटल इनकम। जी भाई बताइएगा। एक मिनट यार, एक काम छोटा सा और कर लेना। अगर मैं पाकिस्तान सोर्स इनकम भी अलहदा से बता दूँ 8803 और यहाँ पर टोटल इनकम आएगी 11453 ये जनाब मेरे पास आ गई टोटल इनकम। अब जब मेरे पास मैंने सबसे पहला स्टेप करना ही क्या है, इनकम को पहले मैंने अपने हाथ में लेके आना है। हर हेड की FTR NTR एग्जेम्प्ट जो भी है, एक बार इनकम को टोटल करके मैं यहां पर लिख दूंगा। सर मैंने अभी अपने टारगेट पे पूरा हो गया, मैंने इनकम को समेट लिया है। अब जब मैंने इनकम को कंप्लीट कर लिया है, मुझे फौरी तौर पे सोचना है तीन बातें: सेपरेट ब्लॉक आइटम, एग्जेम्प्ट इनकम, FTR। इनमें से कोई तो नहीं है। सर गौर कीजिएगा, है कुछ? सर एग्जेम्प्ट तो है ना, एग्जेम्प्ट लेस कर देता हूं। जी कितनी है भाई? 2.4। सर इसको लेस कर दीजिए। $9053,500। सर जी मैं टोटल इनकम पर चला गया था। FTR, सेपरेट ब्लॉक आइटम, एग्जेम्प्ट, इनको लेस करना था मैंने पहले स्टेप में। फिर उसके बाद लेस करना था डिडक्टेबल अलाउंस। मुझे बताइएगा डिडक्टेबल अलाउंस कितना है? सर इस पूरे सवाल में अब आपका टाइम बचेगा लिखने से। अब पता क्या होगा, अब डिडक्टेबल अलाउंस के लिए शुरू से दोबारा पढ़ने लग जाऊं। मैंने पहली बार क्यों लिखी हैं ये सारी बातें, मुझे पढ़ना ना पड़े, मैं सिर्फ स्क्रीन करूंगा। कहीं DA लिखा हुआ मैंने, DA? सर मैंने कहीं DA नहीं लिखा हुआ। इसका मतलब है इस सवाल में कोई डिडक्टेबल अलाउंस नहीं। अगर डिडक्टेबल अलाउंस भी नहीं है तो ये वाली इनकम क्या बन गई? सर जी ये वाली इनकम आपको पता होना चाहिए टैक्सेबल इनकम बन गई। ये वाली इनकम टैक्सेबल इनकम बन गई। टैक्सेबल इनकम पर जब आप पहुंच जाएं तो अगला स्टेप क्या है? टैक्स लायबिलिटी। सर जी टैक्सेबल इनकम से टैक्स लायबिलिटी के स्टेप्स याद है? स्टेप नंबर 1 इंडिविजुअल AOP कंपनी इंडिविजुअल। स्टेप नंबर 2 सैलरीड नॉन सैलरीड। सर ये सैलरीड है। स्टेप नंबर 3 टेबल देखिए, सैलरीड वाला टेबल। अगर मेरी बुक होती तो पेज 49 का नीचे वाला टेबल देखना है आपने। आपके पास क्वेश्चन पेपर पर सबसे लास्ट पेज पर टेबल दिए होंगे। सर प्लीज देख के बताइएगा जरा। 9053,500 पर टैक्स रेट अप्लाई करें तो कितना बनता है भाई? सर मुझे बताते हैं स्लैब कौन सा है? स्लैब नंबर 8 है। इसकी रेंज क्या है?
अच्छा, ये कितने पर है 1 मिलियन? सर 8 मिलियन तक टैक्स बन गया, 8 मिलियन तक टैक्स बना है 1345000 और 8 मिलियन से ऊपर की जो फिगर है उस पर 25% है जी। कितना हो गया? 8 मिलियन से ऊपर बना 1053500, इसका 25% जी भाई देखिएगा 1608375। सर आप टैक्सेबल इनकम से टैक्स लायबिलिटी भी आ चुके हो। टैक्स लायबिलिटी आपने कैलकुलेट कर ली, फॉरेन जेन में क्या आना चाहिए? टैक्स क्रेडिट। टैक्स क्रेडिट सर जी अपने सवाल पे गौर से देखिए, टैक्स क्रेडिट हैं कोई? कहीं पर आपने लिखा हुआ है सर एक ये टैक्स क्रेडिट लिखा हुआ है और एक ये फॉरेन सोर्स इनकम और टैक्स क्रेडिट है और एक ये वाला भी टैक्स क्रेडिट है। आप मुझे बताते हैं प्रायोरिटी किसको मिलनी चाहिए? शाबाश, प्रायोरिटी फॉरेन टैक्स क्रेडिट को मिलेगी। सबसे पहले वो कैलकुलेट करते हैं। सर टैक्स लायबिलिटी के बाद आपने ऐसे भी कह देता हूं मैं कि टैक्स क्रेडिट के बाद अगर फुल टाइम टीचर ना हो तो फॉरेन टैक्स क्रेडिट कैलकुलेट कर लेना। सर फॉरेन टैक्स क्रेडिट पता क्या होता है? कितना बाहर के मुल्क में पे किया है? सर जी कितना पे किया है? 225 पाउंड था। देखिएगा सर, सर ये यहां पर लिखा हुआ 225 मल्टीप्लाई बाय 250 है। टू 25 मल्टीप्लाई बाय 250, सॉरी 56250, ये पेड है और एवरेज रेट क्या आ रहा है? ए ओवर बी इंटू सी। नाउ व्हाट इज ए? 1608375। व्हाट इज बी? 905350। ए ओवर बी इंटू सी। नाउ व्हाट इज सी? सर फॉरेन सोर्स इनकम का वो हिस्सा जो टैक्सेबल इनकम में शामिल है। सर आप गौर कीजिए, ये 2.5 लाख टैक्सेबल इनकम में शामिल है। यस और नो? सर जी लिख दूं मैं यहां पे 2.5 लाख? जी कैलकुलेट करके बताइए। 44425। इन दोनों में से लोअर कौन सा है? 44425, यही लोअर है ना, इसको लेस कर दो। यार समझ भी आ रही है या नहीं? सर जी आगे चलते हैं। 1608375 में से 44425 लेस कर दिया, सर पीछे क्या आएगा? 1563950। सर ये टैक्स लायबिलिटी आफ्टर फॉरेन टैक्स क्रेडिट है। इसके बाद अगला टैक्स क्रेडिट कौन सा है भाई? सर जैसे ही हमने ये कर लिया, अगला टैक्स क्रेडिट है ये म्यूचुअल फंड वाला। सर म्यूचुअल फंड वाला टैक्स क्रेडिट है। सर आपको पता है टैक्स क्रेडिट और म्यूचुअल फंड कैसे कैलकुलेट करते हैं? दिस इज ए ओवर बी इंटू सी। नाउ व्हाट इज ए? सर आपने अब ए फॉरेन टैक्स क्रेडिट माइनस करने के बाद वाली फिगर लेनी है, 1563950। व्हाट इज बी? टैक्सेबल इनकम बताइएगा।
500. A over B into C. Now what is C? C is lower of कितना? 2 million. सर एक्चुअल कितना है? एक्चुअल कितना है भाई? मेरा ख्याल है 25 लाख है एक्चुअल। सर जी ये लिखा हुआ है एक्चुअल 2.5 मिलियन। सर जी मेरे साथ रहिएगा, मैं इतनी स्लो न्यूमेरिकल इसलिए करा रहा हूं कि कोई स्टेप आपकी नजर से मिस ना हो जाए, कोई फिगर ऐसी ना हो जो आपको पता नहीं चलेगा ये कहां से आ गई। सर जी 2 मिलियन, 2.5 एक्चुअल, और तीसरा क्या है? 20% ऑफ टैक्सेबल इनकम है। सर जरा बताइएगा 20% ऑफ 9,053,500 कितना बनता है? $18,107। जाहिद भाई प्लीज बता दीजिए जी। 18,10700। जी भाई बताइएगा। A ओवर B इंटू सी। अब इनमें से लोअर कौन सा है? $18,10700। 312,7। कैलकुलेट करके दोबारा बताइए। जो 1563950 है, ओवर 9053,500 है, फिर उसके बाद आ गया 18,10700 है। सर प्लीज कैलकुलेट करके जो फिगर आ रही वो बता दीजिए। 790। इसको लेस कर देंगे। 1563950 के बाद म्यूचुअल फंड भी लेस कर दिया, ये टैक्स क्रेडिट आ गया। अच्छा जी इसके बाद आप बताइए कितना आ रहा है? 1563950 में से 312,790 लेस कर दें। 125,160। अच्छा जी ये जिस फिगर तक आप पहुंच गए हैं ना, इसके बाद आपने क्या करना है? इस फिगर पे पहुंचने के बाद अगला स्टेप आपका होना चाहिए टैक्स ऑन एफटीआर, टैक्स ऑन सेपरेट ब्लॉक आइटम, टैक्स ऑन एफटीआर और सेपरेट ब्लॉक आइटम। अब यहां पर कोई एफटीआर है? नहीं है। कोई सेपरेट ब्लॉक आइटम है? नहीं है। एग्जाम्प्ट पे टैक्स लगना नहीं है। सो टेक्निकली क्या होगा कि आप जो है यहां पर कुछ भी ऐड नहीं कर रहे होंगे, वगरना अगर आप रेगुलर सवाल देखेंगे तो इस स्टेप के बाद हम दोबारा ऐड कर रहे होते हैं। एफटीआर पे जो टैक्स लगा है उसको ऐड कर रहे होते हैं, सेपरेट ब्लॉक आइटम पे जो टैक्स लगा है उसको ऐड करते हैं, लेकिन यहां पे ऐसा कुछ है ही नहीं। सो कोई मसला नहीं, वो हम कुछ ऐड नहीं करेंगे। अच्छा अब इसके वो ऐड करने के बाद अगले स्टेप में क्या होता है? एडवांस टैक्स लेस कर दें। टैक्स डिडक्टेड बाय एम्प्लॉयर, टैक्स डिडक्टेड ऑन एफटीआर और सेपरेट ब्लॉक। ऐसा ही है ना सर? यहां पर और कुछ रह गया था हमारे पास। सर फाइनल एक फिगर रह गई थी, कौन सी बोला? सर ये विद होल्डिंग टैक्स बाय एम्प्लॉयर। टैक्स withheld by एम्प्लॉयर। सर कितना है? 1.4 मिलियन है सर। इसको लेस कर देंगे, टैक्स पेबल आ गया। जी भाई कितना आ रहा है पेबल? अच्छा ये तो उल्टा क्या आ गया? अगर आप पेबल लिख चुके हो तो उसको काटने की बजाय यहां पर रिफंडेबल लिख के इसको नेगेटिव कर दें। जी भाई 148,840। सर जी
ये सवाल यहां पर खत्म हुआ है, एक एडजस्टमेंट अभी भी इसकी रहती, कौन सी? यस, कैपिटल लॉस। सर जी लिखिए, यहां पर नीचे आपको नोट देना पड़ेगा। मुझे बताते हैं आप, ये शेयर जो थे, ये सिक्योरिटीज थी, पब्लिक कंपनी, कौन से शेयर्स थे? अच्छा जी, अलॉटेड शेयर, शेयर्स ऑफ एमएल। एमएल क्या है? इसने हमें कुछ ऐसा बताया नहीं है कि ये लिस्टेड कंपनी है। सर मास्टर लिमिटेड है, इससे हमें कंफर्म नहीं ना हो रहा। वो चूंकि लिमिटेड लिखा होना कोई श्योरिटी नहीं है कि ये लिस्टेड कंपनी है। कैपिटल लॉस ऑफ 50,000। सर जी कैपिटल लॉस है और हम इसको एज्यूम करते हैं अदर्स में, चूंकि इससे कुछ नहीं बताया। वी मे गो बोथ वेज। लिमिटेड का मतलब ये है, अगर हम एज्यूम करें लिस्टेड है तो इसको सिक्योरिटी कह सकते हैं, अगर एज्यूम करें लिस्टेड नहीं है तो इसको सिक्योरिटी ना कहें। दोनों केसेस में आप ये तो कंफर्म है, ये कैपिटल लॉस, और ये भी कंफर्म है कैपिटल लॉस किसी और हेड के साथ एडजस्ट। अच्छा, अब इसको कहना क्या है? इसको आपने सवाल में यहीं पे ही जहां पर मैं लिख रहा हूं आपने लिखना है कैपिटल लॉस है, और ये कैरेड फॉरवर्ड होगा, और थोड़ा और क्लियर होना चाहते हैं तो फॉर कैरेड फॉरवर्ड फॉर 3 years इन केस ऑफ सिक्योरिटीज, और कैरेड फॉरवर्ड फॉर 6 years इन केस ऑफ अदर कैपिटल। यार बात पिक कर गए हो? सर सवाल हमारा कंप्लीट हो गया। एक स्टेप मैंने तहम्मुल से कराया है, कोई रिवीजन वाला मजाक नहीं था ये। प्रॉपर क्लास में भी शायद मैंने पेस इससे भी तेज़ी रखी होगी, कि मेरा टारगेट ये नहीं है कि मैं हवा में आके बस बताऊं, कम से कम जो करा रहे हैं वो ठीक से आपको समझ आ जाए। सर जी अगर किसी एक फिगर में भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बता दीजिए। हम अपना सवाल कंप्लीट कर चुके हैं, लेटेस्ट अटेम्प्ट का सवाल था सर। जी प्लीज। वो डोमेस्टिक सर्वेंट के लिए अलाउंस दिया था भैया 60,000, हमने डोमेस्टिक सर्वेंट को 36,000 दिया। मेरे एम्प्लॉयर ने मुझे 36,000 दिया है ताकि मैं डोमेस्टिक सर्वेंट को पे करूं। मेरी इनकम होगी या नहीं? यस, 36 इनकम हो गई, पीछे रह गए 24,000। 24,000 अगर मुझे मेरे एम्प्लॉयर ने 60,000 रुपये दिए कोई काम करने के लिए, 36,000 खर्च हुए, बाकी 24,000 बच गए, तो क्या वो मेरी इनकम होगी या नहीं? यस। तो 36 और 24 60, इसलिए मैंने लिया। क्यों अदर एम्प्लॉयर नहीं दे रहा फायदा? सर जब फायदा एम्प्लॉयर दे रहा है आप अदर में कैसे लेके जाओगे उसको? एक फायदा जो आपके एम्प्लॉयर ने आपको दिया आपकी इनकम में शामिल होगा और टैक्सेबल होगा अंडर दैट सैलरी। ठीक हो गया जी? भाई आप सवाल पूछिए। वर्किंग 1.1 को रिपीट कर दें। सर जी वर्किंग 1.1 सिंपल थी। फेयर मार्केट वैल्यू आफ्टर द डिस्ट्रीब्यूशन। मैं आपको सवाल पढ़ के बताता हूं, क्वेश्चन से पढ़ता हूं। आपको 1 जुलाई 2021 को 13,000 शेयर मिले। किसने दिए? आपके एम्प्लॉयर ने। आपने उसके बस कितनी पेमेंट की? 30 रुपए की। जब लेकिन उस पर रिस्ट्रिक्शन थी कि बेच नहीं सकते 1 साल के लिए, यानी 6 माह के लिए, 31 दिसंबर तक उसको बेच नहीं सकते। आपको पता होना चाहिए केस नंबर 5 है, अगर रिस्ट्रिक्शन हो ऑन ट्रांसफर तो हम उसको रिकॉग्नाइज करेंगे रिस्ट्रिक्शन खत्म होने के बाद। रिस्ट्रिक्शन खत्म होने के बाद इसकी फेयर मार्केट वैल्यू क्या थी? सर 31 दिसंबर 2021 को रिस्ट्रिक्शन खत्म हुई और उसके बाद इसकी दिन इसकी वैल्यू क्या थी? 90 थी। तो हम करेंगे क्या? फेयर मार्केट वैल्यू आफ्टर द रिस्ट्रिक्शन पीरियड ले ली 19 to 13,000 और उसमें से लेस कर दी कॉस्ट।
सर कॉस्ट ऑफ ऑप्शन कुछ नहीं थी और एम्प्लॉय ने 30 रुपये के हिसाब से पैसे दे के ये शेयर खरीदे थे, तो कॉस्ट ऑफ शेयर या एक्सरसाइज प्राइस क्या थी, 30 × 13,000। ठीक हो गया। तो किया क्या था, 90 × 13,000 और उसमें से कॉस्ट ऑफ शेयर 30 × 13,000 लेस किया, जो इनकम आई ये टैक्सेबल होगी अंडर द हेड सैलरी, और वो मैंने यहां पर प्लेस भी कर दी थी। यस, ये सर डन। कोई सवाल है पूछ लीजिए, कंफ्यूजन है कोई? बाद में यही देखें, ये शेयर का मैं मालिक बन गया हूं। जिस दिन मैं मालिक बना इसकी कीमत 90 रुपये थी, मैं बड़ा खुश था। मैंने कहा मैं शेयर अपने पास होल्ड करूंगा तो गेन आ जाएगा, मैं मालिक बनने के बाद शेयर अपने पास होल्ड करूं तो वो गेन टैक्सेबल होगा अंडर द हेड कैपिटल गेन। उल्टा क्या हो गया, लॉस आ गया। तो भैया अगर लॉस आ गया है तो वो अंडर द हेड कैपिटल गेन ही जाएगा। सर जी बात समझ में आ रही? जी भाई। आप फॉरेन सोर्स की बात कर रहे हैं सर, अगर आप कहीं पर एम्प्लॉयमेंट की डेफिनेशन पढ़ेंगे तो वो तो यहाँ फिक्स सैलरी हो या आपको क्या कहते हैं डायरेक्टरशिप हो या पब्लिक ऑफिस हो, यहाँ पर वो बाहर काम कर रहा है एज विजिटिंग फैकल्टी मेंबर, तो इस वजह से हमने उसको सैलरी के हेड में नहीं लिया। सर वो नौकरी कर रहा है ना, जब नौकरी कर रहा है तो वो उसको अंडर द हेड वो ले लिया। जब वो नौकरी कर रहा है तो उसको उस नौकरी से जो पैसे आ रहे हैं वो हमने अंडर द हेड सैलरी ले लिया था। ठीक है सर जी, और कोई सवाल? सर जी आपके लिए एक और वर्किंग की हुई है मैंने, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। रिस्क नहीं ले सकता कि जी ये सर आपके पास लास्ट 14 अटेम्प्ट्स में जो सैलरी के सवाल आए हैं उसकी कौन कौन सी एडजस्टमेंट है अभी बता देता हूँ। सर मेजर आप कर चुके, लेटेस्ट अटेम्प्ट का सवाल कर चुके, इससे पिछले अटेम्प्ट का आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा। 2 सवाल हो गए, बाकियों की एडजस्टमेंट डिस्कस कर रहा हूँ। सर ऑटम 15 में सैलरी का एक सवाल आया था, मुझे ज़रा रेफर कीजिएगा बुक अगर आपके पास है तो उससे देखिए। ऑटम 15 में जो सवाल आया था उसका नाम क्या था सवाल का? मुकर्रम वाला है ऑटम 15 में सर। अच्छा, अगर आपका एम्प्लॉयर आपको व्हीकल दे दे पक्की, कन्वेंस के लिए नहीं पक्की दे दे, तो जितने का फायदा एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दिया एम्प्लॉय की इनकम में शामिल होगा। सर अगर आपको बोनस इसी हुआ है लेकिन वो 15 जुलाई को साल के बाद हुआ है तो सर आपको पता होना चाहिए सैलरी तो रिसीट बेस पर टैक्स होती है, जो बोनस आपको इस साल वसूल नहीं हुआ वो आपकी इनकम में शामिल नहीं होगा। सर अगर आपका एम्प्लॉयर आपको लंच या बुफे की बात करता है कि भाई ये आपको आपके एम्प्लॉयर ने दिए हैं, सर वो आपकी इनकम में शामिल होगी। हाँ, अगर उसका कारोबार ही यही है, उसका रेस्टोरेंट है और वो वर्किंग आवर में आपको खाना देता है तो वो आपकी इनकम में शामिल नहीं होगा। सर एक एडजस्टमेंट है, वो कहता है अगर आपको वॉशिंग मशीन दी है, एसी दी है, रेफ्रिजरेटर दिया है रिटर्नेबल बेसिस पर, रिटर्नेबल बेसिस समझते हैं, काबिले वापसी, उस केस में जो डेप्रीसिएशन होगी ना, असल में वो फायदा है जो आपके एम्प्लॉयर ने आपको दिया। सर एग्रीकल्चर उसमें एक एडजस्टमेंट थी मुकर्रम वाले सवाल में कि एग्रीकल्चरल इनकम को उसने रॉ मटेरियल के तौर पे यूज़ किया हुआ था। बड़ी आसान एडजस्टमेंट है, आपने जितनी इनकम कमाई उसमें से रॉ मटेरियल की फेयर मार्केट वैल्यू लेस करनी है, और एक बार रॉ मटेरियल की फेयर मार्केट वैल्यू लेस कर दी तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई और खर्चा माइनस करने की इजाज़त नहीं है। ये बात चैप्टर 13 की रिवीजन करते हुए मैंने आपको बताई थी। ये एडजस्टमेंट पास पेपर में आई हुई है। सर स्प्रिंग 16 में देखिएगा कौन सा सवाल आया हुआ है, किस नाम से, वजाहत वाला। सर उसमें 2 ही बातें थी, एक तो पी फंड की कंट्रीब्यूशन थी एम्प्लॉयर की जानिब से, उसकी एडजस्टमेंट थी। आपको पता होना चाहिए पी फंड की एडजस्टमेंट सिंपल है, वो टेस्ट हुई हुई है। दूसरा ज़कात और टैक्स, अगर आपको डिविडेंड मिला है और उसमें से ज़कात और टैक्स कट के मिला है तो आपने डिविडेंड में ज़कात ऐड करके
उसको टैक्स की अमाउंट यानी 15% लेस करने के बाद उसको ग्रॉस अप कर देना। डिविडेंड में ज़कात ऐड करके 0.85 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास डिविडेंड इनकम आ जाएगी। सर बाज़ औक़ात वो आपको डिविडेंड इनकम देता है, बाज़ औक़ात डिविडेंड रिसीव्ड देता है। अगर वो आपको डिविडेंड रिसीव्ड दे तो आपने इसके अंदर ज़कात ऐड करके इसको ग्रॉस अप कर देना है 0.85 से, तो आपके पास क्या आ जाएगी? डिविडेंड इनकम आ जाएगी। जब वो आपको डिविडेंड रिसीव्ड कहता है या ये कहता है ये डिविडेंड वसूल हुआ, इट वाज नेट ऑफ ज़कात और टैक्स, तो भाई उसको ग्रॉस अप करना आना चाहिए। जो आपने टोटल इनकम में शामिल करना है वो डिविडेंड इनकम को शामिल करना है, डिविडेंड रिसीव्ड को शामिल नहीं करना, ये ज़हन में रखिएगा। अगर मेडिकल अलाउंस और मेडिकल फैसिलिटी दोनों मिल रहे हो तो पहले किसको प्रायोरिटी देनी है? सर मेडिकल फैसिलिटी को। मेडिकल फैसिलिटी अगर एग्जाम्प्ट होगी तो मेडिकल अलाउंस टोटली टैक्सेबल होगा। अगर मेडिकल फैसिलिटी टैक्सेबल होगी तो मेडिकल अलाउंस अप टू 10% ऑफ बेसिक सैलरी एग्जाम्प्ट होगा। सर अगर आपका एम्प्लॉयर आपसे बॉन्ड साइन कराता है, कॉन्ट्रैक्ट साइन कराता है कि तुम नौकरी नहीं छोड़ोगे और उसके एवज आपसे 10 लाख रुपए आपको देता है, तो क्या ये आपकी इनकम होगी? यस। सर ये ऑटम 16 वाले सवालों में एडजस्टमेंट है, इसका क्या नाम था? ऑटम 16 बदर। यस। लाइफ इंश्योरेंस, और इसमें ये वाली एडजस्टमेंट बड़ी कमाल थी, इसने लाइफ इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट इंश्योरेंस दोनों की एडजस्टमेंट दे दी थी। आपको पता होना चाहिए कि अगर ये दोनों की एडजस्टमेंट आ जाए तो इसमें से हायर पे टैक्स क्रेडिट मिलता है, दोनों पे इकट्ठे पे टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता, एक पे मिलता है। ये एडजस्टमेंट ने यहाँ पर पूछी हुई है। एम्प्लॉय शेयर स्कीम की एडजस्टमेंट तो हमने इस बार अभी भी की है और काफ़ी सवालों में आई हुई है। सर तकी अहमद का एक सवाल है, उसमें लोन वेवर है। सर आपका एम्प्लॉयर ने आपको 28 लाख रुपए का लोन वापस कर दिया है, इसका क्या मतलब है पता है? ये 28 लाख रुपए आपकी इनकम में शामिल होंगे और टैक्सेबल होंगे। सर उसके बाद अहमद गाजी का एक सवाल है, आप देख रहे हैं शुरू के सवालों में 4-4, 6-6 एडजस्टमेंट थी, ये अगले सवालों में 1-1, 2-2, पता है क्यों लिखी हुई है? ऊपर वाली रिपीट हो रही है। ये देखिए, ये मैंने सवाल ये वाला लिख रहा था, देखा ऊपर रिपीट और उसके साथ टिक लगाया कि ये वाली भी रिपीट हो रही है, ये वाली भी। अक्सर एडजस्टमेंट्स ऊपर रिपीट हो रही हैं। सर कंसेशनल लोन 10% की बजाय वो आपको 4% पे लोन दे रहा है, कितने का फायदा दे रहा है? 6% का फायदा दे रहा है, वो आपकी इनकम में शामिल होगा। उससे नेक्स्ट लेवल पे वो गया है, फिर कहता है अगर आपने पी फंड पे लोन वेव कर दिया था और आपके एम्प्लॉयर ने भी आपको इंटरेस्ट फ्री लोन दिया हुआ है, तो क्या होगा? सर जी अगर आपने लोन वेव कर दिया था तो जो आपके एम्प्लॉयर ने आपको फायदा दिया है वो आपकी इनकम में शामिल होकर टैक्स नहीं होगा। यस। सर टैक्स बॉन्ड बाय एम्प्लॉयर, टैक्स बॉन्ड बाय एम्प्लॉयर, ये एडजस्टमेंट आई हुई है अहमद गाजी वाले सवाल में। उसने आपको जुमला लिखा था बिल्कुल इसी तरह ही, टैक्स विदहेल्ड के साथ छोटा सा लिख दिया था एंड रीइंबर्स्ड बाय टू द एम्प्लॉय। सर रीइंबर्स का मतलब पता है क्या था? इनकम में शामिल करना था। सर अगर आपका एम्प्लॉय टैक्स काट कर आपको रीइंबर्स कर देता और एफबीआर को भी जमा कराया था, तो जनाब जितना पैसे उसने आपको वापस लौटाए हैं, इसका मतलब है टैक्स का बोझ कौन उठा रहा है? आपका एम्प्लॉयर उठा रहा है, आपकी इनकम में शामिल होगा और टैक्सेबल होगा। सर जब भी लफ्ज रीइंबर्स्ड आता है ना, इसका मतलब है पैसे आपके हवाले किए गए, आपको दिए गए। ठीक हो गया। सईद वाला सवाल है, उसमें सैलरी ऑफ सी फेयर है, पहले ही आपकी किताब में था, अब आपकी बुक में ये नहीं है। हम आप आई के अपने इस पॉइंट को निकाल दिया है, अब आपकी बुक में शामिल नहीं है ये। अलबत्ता स्पेशल अलाउंस की एडजस्टमेंट चेंज हो गई भी, आपको बता चुके हैं। अगर आपके एम्प्लॉय ने आपको 50,000 दिए तो कोई काम करने के लिए और 40,000 का खर्चा हुआ, 10,000 आपके पास रह गए, वो आपकी इनकम होगी और टैक्सेबल होगी। सर लोन फॉर एम्प्लॉयर टू रेजिडेंशियल हाउस, अगर आपका एम्प्लॉयर आपको लोन देता है और आप उस लोन को इस्तेमाल क्या कहाँ कर लेते हैं? घर बनाने के लिए, तो क्या आपको डिडक्टेबल अलाउंस मिलेगा? देखना पड़ेगा कि आपका एम्प्लॉयर क्या बैंक, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट या पब्लिक कंपनी है। अगर वो उस क्राइटेरिया पर पूरा उतर रहा है जो प्रॉफिट ऑन डेट का हमने पढ़ा था, तो डिडक्टेबल अलाउंस के तौर पे माइनस करने की इजाजत होगी, वरना नहीं होगी। सर ये सईद वाला सवाल था, उसमें ये वाली एडजस्टमेंट थी। ये ऑटम 21 पिछली अटैम्प्ट का सवाल है और बड़ा ही आसान सवाल था ये, जो पिछली से पिछली अटैम्प्ट में आया है।
रीलोकेशन अलाउंस, अगर फिक्स्ड कोई भी अलाउंस दिया जा रहा है आपकी इनकम में शामिल होगा, ज़हन में रखिएगा। उसने एम्प्लॉयर को प्रोविडेंट फंड की एडजस्टमेंट थी, बड़ी आसान है, अगर आपको रूल आता है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है तो 1.5 लाख या 1/10 ऑफ बेसिक सैलरी, इन दोनों में से जो लोअर होता है उस हद तक एग्जाम्प्ट होता है। ये एडजस्टमेंट पूछी हुई थी। और इंटरेस्ट का पूछा हुआ था, इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 16% या 1/3 ऑफ बेसिक सैलरी और डियरनेस अलाउंस, इन दोनों में से जो हायर होता है वहाँ तक एग्जाम्प्ट होता है। ये वाली प्रोविजन इसने पूछी हुई थी ऑटम 21 नोमान वाले सवाल में। रीलोकेशन अलाउंस फिक्स हो तो टैक्सेबल होता है, कन्वेंस बहुत ऑफिशियल और पर्सनल थी तो 5% लगेगा, सिर्फ पर्सनल होता तो 10% लगता और ऑफिशियल होता तो 0। सर पिछली ऑटम 14 से लेके अब तक के ऑटम 14 से आईटी वालों को बुला दें, इसमें कोई ये वाला इशू है। अच्छा जी, ऑटम 14 से लेके अब तक के जो सैलरी वाले सवाल हैं उसमें एडजस्टमेंट यही थी। 10 में मेरा ख्याल है आज तो थकने वाला कोई माहौल हुआ ही नहीं, बड़े फ्रेश आप लोग भी बैठे हुए हैं और मेरा तो दिल चाहता है ब्रेक ना करें, लेकिन 10 मिनट की ब्रेक कर लेते हैं, उसके बाद हम वापस आते हैं। आपको मैं एओपी की सारी एडजस्टमेंट जो अब तक के सवाल आए हैं और बिजनेस की सारी एडजस्टमेंट और लेटेस्ट अटेम्प्ट का सवाल बिजनेस वाला करा रहा हूँ सर, वो करते हैं। अभी तक के लिए तो इतना ही है, इंशाल्लाह 10 मिनट की ब्रेक कर लीजिए, मिलते हैं ब्रेक के बाद।